तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प, जो कि काफ़ी कॉमन होता है। और इसमें हम आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होता है, किन पॉपुलेशन में ज़्यादा मिलता है और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सो टीनिया कैपिटिस मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन, जो कि किस एज में पाया जाता है? बच्चों 4 to 7 years, 4 to 8 years, ये मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है जहाँ पे आपको स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इस फंगल इन्फेक्शन से आपको टेम्पररी या परमानेंट हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। टीनिया कैपिटिस करने वाला जो फंगस है उसका एक ब्रॉड कैटेगरी है डर्मेटोफाइट। डर्मेटोफाइट में भी 2 ग्रुप होते हैं जो मोस्ट कॉमन होते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोरम और एक होता है ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन अमेरिकन पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में आपको माइक्रोस्पोरम ज़्यादा देखने को मिलेगा। एशियन पॉपुलेशन में माइक्रोस्पोरम ऑर्डिने होता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म समझना इसलिए हेल्पफुल है कि इनके सिम्टम्स या जो ये लक्षण देते हैं वो इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। 3 टाइप के इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। एक होता है एक्टोथ्रिक्स, एक होता है एंडोथ्रिक्स और एक होता है फेवस। ये ट्रांसमिशन होता कैसे है? तो ये ट्रांसमिशन आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। जैसे कि किसी को स्कैल्प में इन्फेक्शन है फंगस का, उसका हैंड आपके हेड पे लगे तो ऐसे हो सकता है। हेड टू हेड ट्रांसमिशन हो सकता है, हैंड टू हैंड ट्रांसमिशन हो सकता है, या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट उठाया जिसमें फंगस है तो वो भी आपके हैंड से आपके स्कैल्प पे आ सकता है। ये फंगस एक्चुअल में इन्फेक्ट करते कैसे हैं? तो जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्ट कांटेक्ट से ये फंगस आपके स्कैल्प में आया और फिर ये मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। तो सबसे पहला काम एक होता है, ये पहले हेयर शाफ्ट को अटैच होता है। इनमें एक मैनन्स करके प्रोटीन होते हैं जो हेयर शाफ्ट में अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद ये केराटिनेज एंजाइम सिक्रीट करता है, जिससे हेयर की जो वॉल होती है वो डिसॉल्व होती है और फिर ये उसको पेनिट्रेट करके पूरा हेयर शाफ्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। हेयर शाफ्ट मिड लेवल में इन्फेक्ट होगा या बेस लेवल पे इन्फेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से हेयर शाफ्ट को पेनिट्रेट कर इन्फेक्ट करके हेयर फॉलिकल और हेयर को डैमेज करते हैं। इससे क्या होता है कि हेयर जो है आपका ब्रिटल हो जाएगा और आसानी से टूट जाता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक रिस्क फैक्टर होता है, जिसमें डिफेंसिव लेवल जो है वो स्किन में कम होता है, जिसकी वजह से फंगस आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। फिर इम्यूनिटी स्टेटस आपका कैसा है? अगर कोई दवाइयाँ चल रही है जिससे आपका इम्यून सिस्टम लो होता है, या आपने टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किया हुआ है काफ़ी टाइम तक, तो इसमें ऐसा देखा जा सकता है। आपको डायबिटीज़ है, आपको अनीमिया है, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके होने के चांसेस बढ़ाती हैं। आइए इसके लक्षण समझने की कोशिश करते हैं। बालों में एक इन्फेक्शन होता है तो जनरली आपको इचिंग देखने को मिल सकती है। इचिंग के साथ साथ उसकी सरफेस चेंज हो सकती है, जैसे कि स्केलिंग आ सकती है। बालों में इन्फेक्शन हो रहा है तो बाल आसानी से टूटते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। ये कॉमन सिम्टम है टीनिया कैपिटिस के। अब अगर ये टीनिया कैपिटिस का जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है ये अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी इसको रिस्पॉन्स देती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा दिख सकता है। तो फिर ये कीरियन या फेवस, जहाँ पे एब्सेस, बॉयल, पेन ये देखने को मिल सकते हैं। तो डायग्नोसिस की बात करें, टीनिया कैपिटिस को डायग्नोस कैसे करना है, तो इसमें एक जैसे हमने जो क्लिनिकल पिक्चर्स बात की, कैसे क्या लक्षण है वो देखेंगे। उसके साथ में ये जो एरिया है इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है वो फंगल कल्चर माना जाता है। तो फंगल कल्चर करने के 2 तरीके होते हैं, कॉटन स्वैब होता है और एक ब्रश टेक्निक होती है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट इसमें एक्सपर्ट होते हैं और वो फंगल कल्चर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको इन्फेक्ट कर रहा है। इसके अलावा एक बेड साइड टेस्ट होता है 10 to 30% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसमें उस एरिया से थोड़े से सैंपल लेके इस सॉल्यूशन में हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें फंगल हाइफे दिखता है। ये एक आसानी से किया जाने वाला टेस्ट है जो कि आपको इमीडिएटली ये बता देता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके अलावा डर्मोस्कोपी, इसके अलावा बहुत ही रेयर केसेस में जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पे स्किन बायोप्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे टेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होते हैं और वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि टीनिया कैपिटिस को ट्रीटमेंट करना कैसे है, तो जैसा हमने बात की
ये हेयर को पेनिट्रेट करता है और अंदर जाके इन्फेक्ट करता है। तो इसलिए इसमें टॉपिकल सॉल्यूशन या फिर ऊपर से लगाई जाने वाली चीज़ों का रोल बहुत कम पाया जाता है। इसमें जनरली आपको ओरल एंटीफंगल्स लेने की ज़रूरत पड़ती ही है। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी ये रिकवर हो जाता है और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन का, डैमेज होने का जो एक्स्ट्रा एक फियर रहता है वो भी मिनिमाइज हो जाता है। अगर इसको राइट टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए तो ये स्कारिंग एलोपेशिया भी आपको दे सकता है, जो कि बच्चे के लिए छोटी सी उम्र में एक स्टिग्मा की तरह काम करता है, क्योंकि वहाँ पे बाल वापस नहीं उगते हैं। एडिशनल मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं, तो जिसको ये इन्फेक्शन हो गया है वो कीटोकोनाजोल शैम्पू या मेकोनाजोल जेल है, ये यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपसे दूसरे को ट्रांसमिट होने का चांस मिनिमाइज हो जाता है। कुछ आइटम्स हैं जैसे कि हैट हो गए, कोम्ब हो गए, हेयर एक्सेसरीज हो गई, ये शेयर ना करें, इससे भी आपका इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। अगर आपके घर में कोई पेट है जिसको इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे डॉग, कैट, तो उसको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो ये था हमारी तरफ से एफर्ट आपको जागरूक बनाने का टीनिया कैपिटिस या फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।